से जल्द और ज्यादा से ज्यादा आबादी को कैसे टीका लगे, कैसे वैक्सीन पर मारामारी को कम किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगले 1 महीने में क्या है प्लान। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली सरकार के पास युवाओं के लिए एक भी सेंटर पर लगाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और ये सिर्फ दिल्ली सरकार की समस्या अकेले नहीं है। देश भर में राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन सेंटर जो युवाओं के लिए चलाए जा रहे हैं वो एक एक करके बंद हो रहे हैं। आज के दिन में युवाओं को वैक्सीनेशन कौन लगवा रहा है? वैक्सीन की डोजेस सिर्फ और सिर्फ महंगे प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध हैं। कोई 900 रुपये में, कोई 1000 रुपये में, कोई 1200 रुपये में, कोई 1400 रुपये में युवाओं को वैक्सीन जहां हम सब लोग साधना में जुड़े हुए हैं, वहीं कुछ लोग बाधा पहुंचाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करना चाहता हूं, हम साधक हैं, वो बाधक हैं। हम साधना करते रहेंगे और इन बाधाओं को पार करते रहेंगे और लोगों के बीच जाकर के सही तरीके से उनकी सेवा करेंगे। मैं आज के दिन कोई राजनीति करूं, ये अच्छा नहीं है। हम सेवा कार्य में जुटे हैं। लेकिन कौन लोग हैं जिन्होंने भारत के मोराल को गिराने का काम किया? वैक्सीन बनाने का जब निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया और देश के उद्यमियों को प्रेरित किया, रिसर्च साइंटिस्ट को प्रेरित किया, तो उस समय भारत के मोराल को गिराने का काम कुछ लोगों ने किया, कुछ राजनीतिक दलों ने किया। ये हम सबको मालूम है। भारत बायोटेक जहां 1.3 करोड़ पर महीने वैक्सीन बनाता था, वो आने वाले अक्टूबर महीने तक 10 करोड़ वैक्सीन बनाने लग जाएगा। उसी तरीके से लगभग इस वर्ष के अंत तक हम सभी को वैक्सीन देने में कारगर हो जाएंगे और सब लोगों को वैक्सीन लगे, इसकी व्यवस्था हो जाएगी। हर एक कंपनी इस तरीके से काम कर रही है और इसका रोड मैप बना करके इसको
और अब बात भगोड़े डायमंड मर्चेंट मेहुल चौकसी को वापस भारत की लाने की मुहिम की। भारत सरकार डोमिनिका की जेल में बंद मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश में जुटी है। भारत का एक प्लेन डोमिनिका पहुंचा हुआ है और इस बीच सलाखों के पीछे से चौकसी की पहली बार तस्वीरें भी बाहर आई है, जिसमें उसकी हालत काफी बदली हुई दिख रही है। इस बीच एक नई खबर यह भी आई है कि चौकसी के भारत प्रत्यर्पण के प्रयास पर एंटीगुआ के विपक्ष ने रोड़े अटका दिए। भारत में चकाचौंध और किलेनुमा मकान में ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले मेहुल चौकसी की हालत बहुत बुरी दिखाई दे रही। डोमिनिका की जेल में बंद चौकसी की आज पहली बार तस्वीर सामने आई, जहां वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। तस्वीरों में मेहुल के हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। उसकी एक आंख भी सूजी हुई और लाल दिखी। चौकसी के वकील का दावा है कि उसे अगवा करके डोमिनिका लाया गया और यहाँ उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन एंटीगा पुलिस अगवा करने के इन आरोपों को खारिज कर रही है। No information or any indication from Antigua that he was forcefully removed. The only assertion we are hearing is what was said by the attorney, and Dominica police officers are not confirming that story from the attorney. So we have no information, we have no evidence that he was forcefully removed from Antigua. And even in the assertion made by the attorney, there is no such truth to that any police force in Antigua was involved in that. We had no involvement in any movement of him from Antigua to Dominica or wherever he left. दिल्ली से लेकर कतर, स्पेन और डोमिनिका तक हलचलों का दौर तेज हो चुका है। भारतीय अधिकारी डोमिनिका से चौकसी के सीधे प्रत्यर्पण की कोशिशों में लगे हैं। दिल्ली से उड़ा एक एयरक्राफ्ट डोमिनिका के डगल्स चार्ल्स एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। कोशिश ये है कि भारतीय बैंकों से करोड़ों डकार कर भी अकड़ दिखाने वाले मेहुल चौकसी को भारत लाया जा सके। भारत ने कोर्ट के दस्तावेज स्थानीय पुलिस से साझा किए हैं, जिसमें मेहुल को भगोड़ा करार दिया गया है। Specific request to the government of Dominica is to have Mr. Chokshi deported and be repatriated directly to India, not to send him back to Antigua and Barbuda where he's a citizen, and one in which he will enjoy certain constitutional and legal protections. लेकिन पेच यहाँ फंसा है कि मेहुल चौकसी ने 2017 में ही एंटीगा की नागरिकता ले ली थी और उसे कानूनन डोमिनिका से एंटीगुआ की हिरासत में दिया जाना था। भारत सरकार की कोशिशों के बाद एंटीगुआ और बारामूडा के प्रधानमंत्री गस्टिन ब्राउन ने डोमिनिका की सरकार से मेहुल चौकसी को सीधे भारत को सौंपने के लिए अपनी रजामंदी भी दे दी, लेकिन इस पर एंटीगा में सियासी तकरार बढ़ गया। विपक्षी पार्टी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हेराल्ड लवेल ने कहा, एंटीगा के कानून के मुताबिक उसके नागरिक को किसी दूसरे देश को सौंपा नहीं जा सकता, लिहाजा मेहुल चौकसी को डोमिनिका से एंटीगा की हिरासत में ही लाया जाए। With a request from the Indian government, Mr. Chokshi wasn't just located in Antigua. He's a citizen of Antigua and Barbuda. How can you send someone to a country where they have no citizenship and no right to reside? It has to be Antigua and Barbuda because he's not a citizen of India. दरअसल मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता पैसे से खरीदी है, लिहाजा वहां इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि पैसे देकर नागरिकता लेने वालों का बचाव नहीं किया गया तो इसका बुरा असर पड़ेगा। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए एंटीगुआ की नागरिकता ली है, वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। लेकिन भारतीय अधिकारी इस कोशिश में है कि भगोड़े को सीधे भारत लाया जाए। एंटीगुआ सरकार भी इन कोशिशों को समर्थन भी दे रही है, लेकिन विपक्ष ने अब सवाल उठा दिया। इधर भारत की चिंता इस बात की है कि देश के अरबों रुपए लेकर भागने वाले को किसी भी तरह कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। बहरहाल अब इस मामले में 2 जून को डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई होगी। उसी के बाद ये साफ हो जाएगा कि मेहुल चौकसी क्या वापस भारत आकर अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा या एक बार फिर हाथ से निकल जाएगा। गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे सुस्त हो रही है। इस बीच अलग अलग राज्यों में अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। आज से दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों के खुलने का दौर शुरू हो रहा है। हालांकि कई राज्यों में एहतियातन लॉकडाउन को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।
अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। कोरोना का ग्राफ नीचे गिरा तो दिल्ली में कारोबार के ग्राफ बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। रोजाना 1000 से कम मरीजों की संख्या आने के बाद दिल्ली में आज से खुल गईं फैक्ट्रियां। अनलॉक होते ही दिल्ली के आनंद पर्वत के इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री मालिकों के चेहरे पर खुशियां लौट आई। इंडस्ट्री इलाकों को खोल दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर कामकाज शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम आनंद पर्वत के इलाके में हैं, एक इंडस्ट्री के भीतर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री को दोबारा खोलने के लिए कामकाज को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ पुनीत गोयल हैं बातचीत करने के लिए कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह की समस्याओं से इन्हें गुजरना पड़ा और आगे क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक समस्याएं तो अपनी जगह हैं ही फिलहाल, लेकिन इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही है, इससे कितनी खुशी मिली है तमाम लोगों को? सर खुशी तो बहुत ज़्यादा मिली है कि भैया अब ये सब खुलेगा, सबके घर बार परिवार चलेंगे, मजदूरों को काम मिलेगा। हमें भी अपनी सब जितना भी इंडस्ट्री को हमने चलाया है इतने दिनों से, हम इसको बच्चे की तरह पनपा रहे हैं, तो ये आगे बढ़ेगा। केजरीवाल सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काम शुरू करने की इजाजत दी है। इसके तहत फैक्ट्रियों में काम और कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हुए। इनसे जुड़े लोगों को काम पर निकलने की इजाजत मिली। हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून तक जारी रहेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिबंध जस का तस रहेगा। कोरोना की तबाही की वजह से दिल्ली में 20 अप्रैल को लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन ने आर्थिक हालात कमजोर कर दिए, लेकिन जैसे ही हालात सुधरने लगे, केजरीवाल सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को ऑक्सीजन देने का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और ये 2 एक्टिविटीज कल इंडस्ट्रीज अनाउंस की थी कि ये दोनों खुल सकती हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे काम करता है और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को दिक्कत होती है। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। दिल्ली से सटे यूपी में भी कोरोना ग्राफ तेजी से गिरा है। सीएम योगी ने रविवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। इसमें 1 जून से ढील को लेकर कई फैसले लिए, जैसे 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में कर्फ्यू में छूट नहीं, 20 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज में कोई छूट नहीं, सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर में कोई छूट नहीं, सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था रहेंगे बंद, शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को इजाजत, अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को इजाजत, कोरोना नियमों के साथ निर्माण कार्य को मंजूरी। जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं। उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। कोरोना के स्ट्रेन को लेकर सियासत के बीच एमपी भी कल से अनलॉक की तैयारी कर रहा है। 5% से कम संक्रमण वाले शहरों में दुकानें सामान्य तरीके से खोली जा सकेंगी। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। शादी में 20 लोगों की इजाजत है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग शामिल हो सकते हैं। सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है कि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। वहीं देश के दूसरे राज्यों में कहीं ढील दी गई तो कहीं लॉकडाउन को बढ़ाया गया। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। पंजाब में कोरोना कर्फ्यू 10 जून तक बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया।
लेकिन कल से दफ्तरों को 30% कर्मचारियों के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल में 15 जून तक कोरोना को लेकर कड़े नियम लागू रहेंगे। झारखंड में पहले से ही 3 जून तक लॉकडाउन है। ओडिशा में भी लॉकडाउन को 17 जून तक कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज तक लॉकडाउन प्रभावी है, लेकिन रायपुर, बिलासपुर समेत 8% से कम संक्रमण दर वाले 9 जिलों में ढील दे दी गई है। तेलंगाना में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रियायत का वक्त अब सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक हो गया है। तमिलनाडु में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। पुडुचेरी में पहले से ही 7 जून तक लॉकडाउन है। केरल में 9 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन पहले सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलती थीं, जिसका समय बढ़ाकर अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। वहीं शर्तों के साथ मॉल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। मॉल में आने वाले ग्राहकों की संख्या मॉल के साइज के हिसाब से तय होंगी। तो कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें, लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए। तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह कहर बरपाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए राज्य सरकारें फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दिल्ली से पंकज जैन, लखनऊ से कुमार अभिषेक और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको राजस्थान के जैसलमेर से एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि लापरवाही की इंतहा क्या होती है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह जैसलमेर के सबसे बड़े जिला अस्पताल पहुंची। देखिए ये रिपोर्ट। छेनी चल रही है, हथौड़े चल रहे हैं, धूल धूसर है सीसीयू वार्ड। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो है लेकिन धूल फांकता, ऑक्सीजन बेड तो है लेकिन कबाड़ से लदा हुआ, मशीनें तो हैं लेकिन उन पर धूल की परत चढ़ी हुई है। तो देखिए गहलोत जी, ये आपके जैसलमेर का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है। आइए देखिए कम से कम एक बार। दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर जैसलमेर अस्पताल की। ये जैसलमेर अस्पताल जो कि जिला अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, उसका क्रिटिकल केयर यूनिट है। आपको यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये हकीकत है यहाँ की। वो अस्पताल जो आसपास के सैकड़ों गांवों को केटर करता है, यहाँ पे इलाज चलता है, उसका आलम क्रिटिकल केयर यूनिट का ये है कि डिफंक्ट पड़ा है। और यहाँ पे बेड की हालत ये है कि उसमें कबाड़ रखा गया है और जो वेंटिलेटर्स की जरूरत, मशीन की जरूरत क्रिटिकल केयर यूनिट में होती है, वो कोरोना काल में, पैंडेमिक के टाइम में इस तरह से आप देखिए सारी बंद पड़ी है। एक कबाड़ खाने की तरह इस क्रिटिकल केयर यूनिट को रखा गया है। ये तब है जब कोरोना काल में आईसीयू की बहुत सख्त जरूरत है। यहाँ पर आप देखिए सारी सामग्री पड़ी हुई है, मशीनों को इस तरह से ढक के रखा गया है और तमाम महंगी इक्विपमेंट इस तरह से ठप पड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली साल पहली लहर में यहाँ पे लगभग 17 वेंटिलेटर जैसलमेर के अस्पताल को मुहैया कराए गए थे। उसमें से 13 यहीं पे लगाए गए, लेकिन कोई भी वेंटिलेटर ऑपरेशनल नहीं है। ये आलम है, यहाँ पे तोड़ का काम हो रहा है। भैया जी देख रहे हैं कब से शुरू किया भैया? यही हालत है यहाँ पे? नहीं, यहाँ जी 3 तो बने हुए हैं, एक एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए बेड बना रहे हैं। जहां से अस्पताल में मरीजों की मॉनिटरिंग होती है, वहां तो सन्नाटा है और सन्नाटे के साथ लिपटी है बहुत सारी धूल। आइए आपको दिखाते हैं मॉनिटरिंग रूम की तस्वीर। सीसीयू में एक मॉनिटरिंग रूम होता है जहां नर्स बैठती है, 1, 2, 3, 4 पेशेंट्स को देखती। यहाँ आप देखिए किस तरह से फाइलें से लेके पीपीई किट धूल फाक रहे हैं। डॉक्टर साहब तो नदारद ही रहेंगे।
ना एसी चल रहा है, ना कुछ, पूरा ठप पड़ा हुआ है, काफी धूल है, फाइलें पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखिए आप, कुछ और सामान पड़ा हुआ है। और देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 बेड्स होते हैं तो एक्टिव होते हैं, क्योंकि इतने समय से ये महामारी चल रही है, तो कम से कम 4 पेशेंट्स को यहाँ पे उनका इलाज किया जा सकता, क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स को वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा जा सकता। पर ये लापरवाही कह लीजिए प्रशासन की, या प्रशासन की बेगरुखी कह लीजिए, कि इतने खस्ता हाल में, इतने बदहाली में ये क्रिटिकल केयर यूनिट रखा है, जो शर्मसार करता है सरकार के उन दावों को, या उनकी पोल खोलता है कि राजस्थान में जो कोविड की लड़ाई है बहुत चुस्ती से लड़ी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दावों और हकीकत में जमीन और आसमान का फर्क है। अव्यवस्थाओं का अंबार है ये अस्पताल। गहलोत जी खुद बहुत बीमार है। पीएम केयर फंड से आए हुए ये वेंटिलेटर जैसलमेर अस्पताल के कोविड वार्ड में धूल फाक रहे हैं। आलम यह है कि 13 वेंटिलेटर पिछले साल पीएम केयर फंड से आए थे, लेकिन पिछले 1 साल से वो ऑपरेशनल नहीं है। ये कोविड वार्ड है, आप देख रहे हैं, और किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटर नहीं लगा। शायद उनको वेंटिलेटर की जरूरत ना हो, पर इन मशीन का खस्ता हाल देखिए आप, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मशीनें कितनी इस्तेमाल में है। जिस तरह से पूरी धूल बुरी तरह से लगी हुई है, इसमें बताया जा रहा है कई के कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कई में तकनीकी प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी बात जोरों पर है कि इस अस्पताल में जो टेक्नीशियन होते हैं, जो वेंटिलेटर चलाते हैं, उनका अभाव है। इसके चलते ये मशीन्स को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया, वो भी दिक्कत नहीं होती, पर ये उस वक्त कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हैं जब जैसलमेर की जनता को इसकी सख्त जरूरत है। लोग कहते हैं कि अस्पताल की हालत ऐसी है कि मरीज की जिंदगी अब गई कि तब गई। बेड जो अंदर पड़े हैं, धूल फाक रहे हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, और यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो तड़प के मर जाते हैं। यहाँ से 300 किलोमीटर चल के पेशेंट तो यहाँ आता है, और यहाँ से आगे रोज रेफर करके भेजते हैं जोधपुर 400 किलोमीटर। तो यहाँ ऑक्सीजन की भी कोई सुविधा नहीं है, तो रास्ते में हजारों मरीजों ने दम तोड़ा है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि 2-4 रोज में स्थितियां सुधार लेंगे। इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू का जो है, हमने कोविड वार्ड में सेटअप कर रखा है। कोविड वार्ड में हमारे पास वेंटिलेटर भी हैं, हमने पेशेंट पर वेंटिलेटर लगाए भी हैं, हमारे एनेस्थेटिस्ट ने लगाए हैं। जब फिजिशियन रिकमेंड करता है तो एनेस्थेटिस्ट वेंटिलेटर भी लगाए हैं उन्होंने। जहां तक आपका ये पूछना है कि पुराना आईसीयू में 3 बेड हैं, उसको हमने रिपेयरिंग करके उसको भी हम 2-4 दिनों के अंदर शुरू कर देंगे। काश कि राजस्थान की सरकार अपने इस जवाहर अस्पताल को देखती तो उसे दिखते तड़पते हुए मरीज, परेशान तीमारदार और मरीजों से ज्यादा बीमार अस्पताल। ये तस्वीरें राजस्थान सरकार की पोल खोल रही हैं। एक तरफ जनता जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, दूसरी तरफ सरकार चैन की नींद सो रही है। शायद हमारी ये रिपोर्ट उस सिस्टम को झकझोड़े जो जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कैमरा पर्सन सत्या रोत्रे के साथ मौसमी सिंह, जैसलमेर आज।